गुड मॉर्निंग क्लास 9। कैसे हैं बेटा आप लोग? कोरोना तो बढ़ गया। कोरोना की वजह से बहुत सारी फिर मुसीबतें बढ़ गई हैं, लेकिन हम लोग के पढ़ाई तो नहीं बंद हो सकती, पढ़ाई तो चलती ही रहेगी। तो हम लोग अब लाइव क्लास और वीडियो के द्वारा ही हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग जो पाठ पढ़ेंगे वो पहला पाठ हम लोग का है दो बैलों की कथा, ठीक है। इसके जो लेखक है बेटा, ये कौन है? मुंशी प्रेमचंद है, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ है ये 1880 बनारस के लम्ही गांव में हुआ है। बनारस में हम लोग तो बनारस में ही रहते हैं, तो पास में ही जो है लम्ही गांव है और वहीं इनका जो है जन्म हुआ। और इनका जो मृत्यु हुआ बेटा ये 1936 में हुआ था। ये एक महान कथाकार थे, महान उपन्यासकार थे, एक उपन्यास सम्राट थे। मतलब उपन्यास के तो इनको सम्राट की उपाधि भी मिली है, ठीक है। लेकिन अपने जीवन में इन्होंने बहुत कष्ट सहे हैं और स्वतंत्रता आंदोलन में भी इनका विशेष योगदान रहा। और इन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर, ठीक है ना, इस सरकार मतलब इस आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में इन्होंने पूरी भागीदारी निभाई। इसके साथ ही साथ जो है उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की, जैसे आप देख रहे हैं मानसरोवर, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, सेवा सदन, कायाकल्प, निर्मला, जागरण, माधुरी, ठीक है ना, प्रेमाश्रय। तो इस तरह से गोदान इनकी बहुत महत्वपूर्ण इनकी कृतियां हैं बेटा। इसके साथ ही साथ इन्होंने 3 पत्रिकाएं भी लिखी, जैसे हंस है, जागरण है, माधुरी है। तो ये सारी चीजें इनकी रचनाएं मिलती है। और इनकी सबसे बड़ी विशेषता थी, साहित्यकार और लेखक तो बहुत होते हैं, लेकिन इनके साहित्य की विशेषता ये थी कि ये आम लोगों के, दलित, शोषण, जो गरीब थे, जो मजदूर वर्ग थे, उसको उन्होंने जो है महसूस किया, फील किया और उनके ऊपर अपनी ज्यादा से ज्यादा रचनाएं की। कल्पना लोक से कोई इनका लेना देना नहीं था, जो था वो यथार्थ था, सच्चाई थी। जो सच्ची समाज में घटनाएं घटित होती हैं हमारे आपके बीच में, उनको इन्होंने अपने उपन्यास या कहानी या कथा के माध्यम से इन्होंने दिखाया है। इसके साथ ही साथ इतना ही नहीं रहा, इन्होंने पशु पक्षियों, प्राणी जगत के अन्य जीवों से भी इनको लगाव और उनकी भावनाओं का इन्होंने आदर किया है। और उससे संबंधित जो है इन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी हैं कि उनके मन में क्या फील चल रहा है, उनको क्या फीलिंग हो रही है, क्या वो सोच रहे हैं। इसी के तरह से इन्होंने जो लिखी अपने जो दो बैलों की कथा, वह कहीं ना कहीं पशु समाज का इन्होंने वर्णन किया। और पशु कहीं ना कहीं हमारे पर निर्भर है और हम पशु पे निर्भर हैं। अगर अर्थशास्त्र अगर हम लोग पढ़ें तो हम लोग जो है पशु और मतलब प्राणी जगत में, मानव जगत में दोनों का गहरा संबंध है, एक दूसरे पे निर्भर है। बहुत सारी चीजें हमें पशुओं के द्वारा उनसे काम हम लेते हैं, उनके दूध है, उनका गोबर है, तो इस तरह से हम लोग उनका प्रयोग करते हैं। और हम चूंकि उनको पालते हैं, पोसते हैं, तो हमारा तो फर्ज बनता ही है कि हम उन्हें खाना दें, उनका सारा केयर करें, उनको दाना, चारा, पानी, जो भी चीजें हैं वो हम उनके लिए करें। तो जो दो बैलों की कथा है आज हम लोग उसको पढ़ेंगे, ठीक है। क्या है इसमें? बैलों के माध्यम से उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में भी बताया है कि स्वतंत्रता आंदोलन में जैसे हमारे यहाँ 2 दल था, एक नरम दल था, एक गरम दल था, एक उग्र स्वभाव के था, एक नम्र स्वभाव का था। तो यहाँ पर हीरा और मोती के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन यानी आजादी का जो जुनून है उन्होंने बड़ा अच्छे से दिखाया। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग पढ़ने कि जानवरों में, मुंशी प्रेमचंद करें कि जानवरों में अगर सबसे बुद्धिहीन प्राणी हम लोग किसी को मानते हैं तो उसे हम लोग किसे मानते हैं? गधे को मानते हैं। और हम सब किसी को अगर बेवकूफ समझते हैं, परले दर्जे का मूर्ख समझते हैं, तो हम लोग बहुत आसानी से उसको क्या बोलते हैं कि बिल्कुल गधा, बिल्कुल बेवकूफ है। पर क्या गधा सचमुच में बेवकूफ है? ऐसा क्वेश्चन खुद मुंशी प्रेमचंद की, क्या गधा सचमुच में बेवकूफ है, या उसके सीधेपन को, यानी वो सीधा प्राणी ही है, या उसकी सहिष्णुता, धैर्य, सहने की क्षमता, ये उसको जो है उसको जो है बिल्कुल बेवकूफ बना दे रहा है? ऐसा नहीं है, हो सकता है वो सीधा हो, सहिष्णु हो, ठीक है, इससे हम उसको बेवकूफ नहीं कह सकते हैं। गाय भी सींग मारती हैं, ब्याई हुई यानी जो बच्चा दी रहती है वो तो और भी सिंघनी जैसी हो जाती है। कुत्ता भी बहुत गरीब प्राणी है, मुझसे प्रेमचंद करें कि कुत्ता बहुत गरीब प्राणी, दरवाजे दरवाजे वो खाना खाता है सबके, लेकिन क्या है कि उसके अंदर भी क्रोध है, वह भी विद्रोह प्रकट करता है, ठीक है ना। लेकिन वो भी कभी कभी क्रोध आ जाता है, जबकि अपने मालिक से बहुत स्नेह करता है, जिससे बहुत बड़ा भक्त होता है, बोलते हैं वफादार होता है। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना दिखा, न कभी जो है गरीबों ने उसको मारा या कोई किसी ने कुछ कहा तो उसने कुछ विरोध किया या उसने बोला। कभी कभार जो है चैत्र मास में उसे कुलेल करते, यानी थोड़ा इधर उधर खेलते कूदते उसको देखा जा सकता है। लेकिन कभी कभी हम जो ये स्थितियां देख रहे हैं, कौन सी स्थिति? जो सहिष्णुता की स्थिति है। अगर देखा जाए कि सुख दुख, विषाद, हानि, लाभ, सब में एक जैसे समान स्थिति में जो गधा रहता है,
तो अगर मुंशी प्रेमचंद कह रहे हैं कि अगर इसको देखा जाए तो कहीं न कहीं ये किससे मिल रहा है, ऋषि मुनियों के गुण से मिल रहा है। गधे को तो हम लोग गधा बना दिए, लेकिन जो उसके गुण हैं वह महान ऋषि मुनियों से मिलते हैं। क्योंकि जो ऋषि मुनि भी हैं वो कैसे हैं बेटा, वो नॉर्मल नहीं रहते, वो हमेशा हर कंडीशन में अपने को स्थित प्रज्ञ रखे रहते हैं। यानी कि वो बिल्कुल कैसे रहते हैं, सुख में भी एक जैसे रहते हैं, दुख में भी रहते हैं, खुशी गम जो भी चीजें रहें उनमें कहीं कोई बदलाव नहीं आता है। इसी तरह अगर हम लोग देखें, यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद जी बताना चाह रहे हैं आज़ादी के लिए कि हमारे भारतवासियों का अफ्रीका में कितना दुर्दशा हो रहा था, अमेरिका में उन्हें घुसने भी नहीं दिया जाता था हमारे भारतवासियों के साथ। ये सारी चीज़ों कहीं ना कहीं जो है मुंशी प्रेमचंद ने महसूस किया। बेचारे शराब नहीं पीते, शराब 4 पैसे कुसमे के लिए अगर बचा देते तो तोड़कर काम करते, तो लड़ाई झगड़ा नहीं करते, तो 4 बातें सुनकर गम भी खा जाते। क्यों? ये हमारे घर लोगों की, भारतवासियों की विशेषता रहती थी। लेकिन क्या उनको उनके आदर्शों को नीचा दिखाया जाएगा? ये तो हमारे आदर्श हैं कि हम किसी से लड़ाई नहीं कर रहे, किसी से झगड़ा नहीं कर रहे, कुछ बोल नहीं रहे, हमारी गंदी आदतें नहीं है। भारतीय संस्कृति तो अपने आप में एक अनूठी संस्कृति है। थोड़ा बहुत अब कल्चर हमारे ऊपर पाश्चात्य कल्चर पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए हानिकारक है, लेकिन हमारी प्राचीन सभ्यता, जो हमारे पुराने लोग थे, उनमें संस्कार जो थे बेटा, वो उसको हम लोग को समझना चाहिए, देखना चाहिए। ठीक है, कि उन्होंने कैसे कैसे जीवन जिया है या कैसे कष्ट को उन्होंने महसूस किया। ठीक है, अगर ईंट का जवाब पत्थर से देते तो क्या वही सही रहता? लेकिन नहीं, भारत में ऐसा लोगों ने नहीं किया, या वही सभ्य कहलाते। जापान भी मिसाल है, सामने है। एक ही वीडियो में उसने संसार की सभ्य जातियों में अपना स्थान बना लिया था। लेकिन गधे का ही यहाँ पे कह रहे फिर मुंशी प्रेमचंद, लेकिन इसी में गधे का एक छोटा भाई भी है और वह कम गधा है, यानी थोड़ा सा कम गधा है। और कौन है वो? बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं उसी अर्थ में हम लोगों को लिए बैल शब्द का भी प्रयोग करते हैं। यानी बिल्कुल यार बिल्कुल बैल है, बिल्कुल समझता नहीं है, इस तरह का हम लोग भाषा का प्रयोग करते हैं। बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। बछिया यानी बछिया का ताऊ यानी बैल। ठीक है, कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ में सर्वश्रेष्ठ मानते होंगे, मगर हमारे विचार से ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल भी हो जाता है, कभी कभी बहुत तेज हो जाता है, और कभी कभी रीतियों से अपना संतोष भी प्रकट कर देता है, और उसका स्थान गधे से नीचा, कहीं ना कहीं वह गधे से थोड़ा सा नीचा, यानी गधा ही सबसे ऊपर है। झूरी काछी एक व्यक्ति रहता है जिसके 2 बैल रहते हैं, हीरा और मोती, और दोनों पछाई जाति थे। और दोनों कैसे थे बेटा? पछाई जाति, पश्चिमी जाति के, लंबे लंबे, डेल डॉल, उनका चौकस शरीर, बहुत ऊंचे कद के थे, और बहुत दिनों तक साथ साथ रहते। दोनों हीरा और मोती में एक लगाव सा हो गया था, एक आपस में उनमें भाईचारा और प्रेम हो गया था। एक दूसरे के ही मन की बात को समझ लेते थे, हम नहीं कह सकते। अवश्य उनमें कोई गुप्त एक शक्ति थी। कैसे? हमारे में तो वाणी है, हमारे में मुख है, हम बातचीत करके माध्यम से, लेकिन उनमें भी कोई एक प्राणी जगत में एक ऐसी गुप्त शक्ति होती है जो एक दूसरे को महसूस करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट कर देते हैं। कभी कभी तो दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, और विग्रह के नाते नहीं, विग्रह यानी अलग होने के नाते नहीं, बल्कि विनोद से, प्रेम से और आत्मीयता से। और कभी कभी धौल धप्पा भी कर लेते थे, जैसे बच्चे आप लोग आपस में खेलते कूदते हैं, उसी तरह वो दोनों भी कर लिया करते थे। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी सी और कुछ हल्की सी भी रहती थी, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल में गाड़ी के लिए जोते जाते तो गर्दन हिला हिला कर चलते, और उस वक्त उनकी यही चेष्टा रहती कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पे रखी जाए। और दिन भर के बाद दोपहर में, संध्या में दोनों खुलते और दोनों एक दूसरे जो है साथ चाट से उठकर फिर जो है अपना खली भूसी के नाद में चले जाते, और दोनों मुंह में, नाद में जो है मुंह एक ही साथ डालते और एक ही साथ वो निकालते और एक ही साथ वो बैठते, और एक मुंह अगर हटा लेता तो दूसरा भी स्वाभाविक तौर से हटा ही लेता था। संयोग की बात यह थी कि झूरी ने के एक साला गोई जो ससुराल भेज दिया, दोनों को क्या किया? ससुराल भेज दिया। बैलों को भी क्या मालूम था कि क्यों भेजे जा रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता था कि उनको झूरी क्यों भेज रहा है वहां पे। ठीक है, अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा भी नहीं लगा, और उसको उन सबको लग रहा था शायद हमें बेचा जा रहा है या क्यों भेजा रहा है, पर उनको ये अच्छा नहीं लग रहा था। किसे? हीरा और मोती को। पर झूरी के साला गया जो था, आया और उन्हें ले गया, पर उसको ले जाने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ी, बड़ी मेहनत करनी पड़ी। उसे जो है दांतों पसीना आ गया था। पीछे से हाँकता तो दोनों आगे भागते, कभी आगे से मारता तो कोई दाएं जाता, कोई बाएं जाते, कभी पगहिया लेके छुड़ा के आगे भागते।
तो इस तरह से करके उन्होंने बैल दोनों हीरा मोती ने गया को बहुत परेशान किया, फिर भी जो है गया अपने दरवाजे तक, अपने घर तक ले गया। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो वह झूरी से जरूर पूछता। मतलब प्रेमचंद जी कह रहे कि अगर ईश्वर उन्हें वाणी दी होती, बोलने की क्षमता दी होती, तो वह झूरी से ये बात जरूर पूछते अपने मालिक से कि तुम हम लोग को क्यों बेच दिया, तुम हमें हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। पर ऐसा था नहीं। अगर इसकी मेहनत से काम न चलता तो और काम लेते, अगर ऐसा लग रहा था कि शायद हम मेहनत नहीं कर रहे हैं तो हमसे और काम ले लेते, हमसे और जो है काम करवा लेते, पर हमें बेचे क्यों। ये कौन सोच रहा है? हीरा और मोती। ऐसा मुंशी प्रेमचंद जो है उनकी भावनाओं के माध्यम से बता रहा है। तुमने जो कुछ खिलाया वो मैंने सिर झुकाकर खा भी लिया, हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो सिखाया वह मैंने सिर झुका के कबूल भी कर लिया, ठीक है। और फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया। संध्या समय दोनों अपने नए स्थान पर पहुंच गए थे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद लगाया गया तो बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद लगाया गया तो एक भी ने उसमें मुंह नहीं डाला। दिल भारी हो रहा था, जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। वह नया घर, नया गांव और नए आदमी उन्हें बेगानों से लग रहे थे। यानी गया जब अपने गांव ले गया तो सब कुछ नया और बेगाना सा लग रहा था, कुछ भी अपना सा नहीं लग रहा था। दोनों ने अपनी मुख्य भाषा में सलाह की कि एक दूसरे को अनखियों देखा और लेट गए। जब गांव में सूता पड़ गया, यानी सब लोग जब सो गए, और गांव में जल्दी ही सो जाते हैं लोग, तो दोनों ने जोर मारकर जो है पगहे को क्या किया, जो उनको रस्सी बांधी गई थी उन्होंने तुड़ा लिया और घर की तरफ चल दिए। पगहे बहुत मजबूत था, अनुमान न होता सकता था कि बैल कैसे उन्हें तोड़ सके, पर दोनों ने इतनी जोर लगाई, इतनी शक्ति लगाई कि वह एक झटके में ही टूट गया। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराउन लटका हुआ था, आधा आधा रस्सी लटकी हुई थी। घुटने तक पांव किसी कीचड़ से भरे हुए थे और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह था। विद्रोह भी था और क्या था, झूरी के प्रति स्नेह भी था। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। उसने दौड़कर क्या किया, अपने जो है हीरा और मोती को गले से लगा लिया, प्रेमालिंगन किया और उन्हें चुम्बन भी दिया। बड़े मनोहारी यह दृश्य दिख रहा था और घर और गांव के लड़के और तालियां बजा बजा कर उनका खूब स्वागत करने लगे। और गांव के इतिहास में यह एक अभूतपूर्व पर महत्वपूर्ण घटना थी। अभूतपूर्व थी यानी ऐसी घटना नहीं थी, और लेकिन महत्वपूर्ण भी थी। बाल सभा ने यह निश्चय किया, और सब छोटे छोटे बच्चे, चूंकि इनके लिए मजा का खेल था, उनको बड़ा अच्छा लग रहा था, तो उन्होंने ये निश्चय किया कि जो है इन दोनों पशुओं का क्या किया जाए, अभिनंदन किया जाए। तो अभिनंदन उनको क्या करना था, कोई अपने घर से रोटी ला रहा था, कोई गुड़ ला रहा था, कोई चोकर ला रहा था और कोई भूसी ले आकर उनको दे रहा था। और सारे बच्चे गांव में खुश थे, और जो झूरी था वह भी अपने दोनों बैलों को, हीरा और मोती को, अपने दरवाजे पर देखकर खुश था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, शेष अगले में। ठीक है, थैंक यू बेटा।